जब भी हम कोई कहानी सुनते हैं, उस कहानी में हम खुद को महसूस करते हैं। और वो कहानी चाहे जितनी भी डरावनी हो, हमें एक चीज अच्छी लगती है कि हम उस कहानी को सुन रहे हैं, उस कहानी को जी नहीं रहे। जब कहानी खत्म हो जाएगी, हम उस जिंदगी में वापस आ जाएंगे, वो कहानी हमसे दूर चली जाएगी। लेकिन सोच कर देखिए, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जिससे बाहर ना आया जा सके, और बिल्कुल कहानी की तरह घटनाएं बड़ी ही खौफनाक हों, और उसके बाद आपको एक बटन मिले। उस बटन से आप पहले के समय में आ सकते हैं, जहां से इस सब की शुरुआत हुई थी। सोच कर देखिए, अगर बार बार ऐसा हो और आपको पता लगे आप क्या झेल चुके हैं, लेकिन बाकियों को इसका एहसास तक ना हो। सोच कर देखिए, अगर सोच नहीं पा रहे हैं तो कहानी को पूरा सुनिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जीवन है और पेशे से मैं एक लेखक हूं। मुझे कहानियां लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं अपनी खुशी से लेखक नहीं बना, अपनी मजबूरी से लेखक बना। मुझे एक दिमागी बीमारी है। मैं जब भी किसी चीज़ को देखता हूं जो बहुत ज़्यादा खास होती है, तो मुझे उसे लिखना पड़ता है, क्योंकि मैं डरता रहता हूं कहीं मैं ये भूल तो नहीं जाऊंगा। आज तक बचपन की घटना भी मुझे भूली नहीं है, लेकिन बेवजह डर लगता रहता है। कई ऐसी दिमागी बीमारियां होती हैं, आपको एक बार पता लग जाए, आपको उसे मान लेना चाहिए। मेरा डॉक्टर कहता है कि ये एक श्राप नहीं है, तुम्हारी बीमारी तुम्हारे लिए वरदान है। तुम्हारे सोचने की क्षमता बाकियों से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं लेखक बना। मुझे लिखना पसंद था, जो हर रोज़ होता मैं उसे लिखा करता। धीरे धीरे जो बोरिंग बातें थी मैं उन्हें नहीं लिखता, जो खास बातें थी मैं उन्हें लिखता। लोगों की कहानियां सुनता और फिर उन कहानियों को किताबों में ढालता। धीरे धीरे लोगों को ये कहानियां पसंद आने लगीं। वो सोचा करते होंगे, कैसी कहानियां हैं, अजीबोगरीब, कौन सोचता है। मैं सोचता नहीं था, मैं बस देखता था, फिर उन्हें किताबों में ढाल देता था। ये आदत है मेरी, जहां भी जाता हूं बस लिखता रहता हूं। कमाई अच्छी खासी कर ली है, इसीलिए मुझे अकेला रहना ज़्यादा पसंद है। इस बार मैं हिमाचल के एक फार्म हाउस में रुका हुआ था। कभी कभी तो 5 दिनों के लिए मैं इस फार्म हाउस में आया करता था, लेकिन 1 महीना कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। समय यहाँ काफ़ी ज़्यादा तेज चलता है, या शायद मुझे इस तरह पहाड़ों के बीच रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब भी 15 दिन बीत चुके थे और मैं यहाँ पर मोबाइल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता। कभी कभी 2-3 हफ्ते बाद मैं अपने मोबाइल को ऑन करता हूँ, लेकिन चार्ज हर रोज़ करता हूँ, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। पूरे महीने का राशन लेकर मैं इस फार्म हाउस में आता हूँ। इसे मैंने खरीदा हुआ था, और इस बार भी आगे वाले उस गेट को बंद करने के बाद यहाँ पर 3 झोंपड़े हैं और एक सबसे बड़े वाला। मैं वहीं पर रहा करता था। अगर मेरे दोस्त यहाँ पर मेरे साथ आना चाहें तो उन्हें मैं वो छोटे वाले झोंपड़े दे दिया करता। लेकिन इस बार पिछले 15 दिनों से मैं यहाँ पर अकेला था, और हर रोज़ जो भी घटना होती मैं उसे लिखता जा रहा था। पेड़ों के ऊपर चढ़ती हुई गिलहरियाँ, हवा में उड़ते हुए वो पंछी बड़े खूबसूरत लगा करते थे, और मेरा मन कहता, अरे ये मैं भूल तो नहीं जाऊंगा, लिखता हूँ क्या क्या हुआ आज। वो डायरी रखी हुई थी मैंने, आप बीती लिखा करता था, और अगले दिन उसे पढ़ा करता था और सोचता था कुछ भूला तो नहीं। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है, पिछले साल घटी घटना के बारे में भी पूरी तरह से बता सकता हूँ, क्योंकि मैं लिखा करता था। इस बार मैं अपने उस झोंपड़े से बाहर निकलकर एक पेड़ को ताके जा रहा था। उस पेड़ की खूबसूरत पत्तियां हवा के झोंके के कारण टूटकर गिर रही हैं, और उन पुरानी पत्तियों को देखकर मैं बुढ़ापे का एहसास कर रहा था। एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, और जिस तरह से पेड़ से सूख कर ये पत्तियां गिर रही हैं, मेरी भी मृत्यु होगी, और मेरी लाश भी इन पत्तियों की तरह जमीन पर पड़ी होगी। तभी किसी ने आगे वाले गेट पर जोर जोर से कुछ मारा, जैसे वो
अंदर मुझे देख पा रहा हो और मुझे बुला रहा हो। यहाँ कभी कभी पास के गांव के लोग आते हैं, वो मुझसे बात करने के लिए आते हैं या वैसे भी कोई काम हो तो वो मुझे बताने के लिए आ जाते हैं। मैं लोगों से मिलना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर कोई आया है मैं उसे दुखी भी नहीं कर सकता। जल्दी से मैं गेट के पास पहुंचा और गेट के बाहर मुझे नहीं पता था कौन है। ये एक बड़ा गेट है, 12 फुट का गेट और 15 फुट की दीवार, ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। मुझे प्राइवेसी पसंद थी। मैंने आवाज लगाई, कौन है जी? तो बाहर से आवाज आई, मैं हूं। मैंने कहा, जी मैं। आप मजाक कर रहे हैं? मैंने आपके बारे में पूछा है कि आप हैं कौन, आप यहां क्या कर रहे हैं? उसने कहा, पता नहीं। मैं हंसने लगा, अच्छा जी, लगता है मेरा कोई पुराना दोस्त आया है, मुझसे मजाक कर रहा है। अच्छा, खोल देता हूं गेट। जब मैं गेट खोलने वाला था, एक बार के लिए मेरे दिल ने कहा, एक सवाल और पूछ लेता हूं, पता तो चले वो मुझे जानता है या नहीं। मैंने सवाल पूछा, क्या आप बता सकते हैं मेरा नाम क्या है? सामने से जवाब आया, तुम्हारा नाम मुझे कैसे पता? और फिर मैंने वो कुंडा आगे की तरफ कर दिया। जिसे मेरा नाम नहीं पता वो यहां क्या कर रहा है? मैंने उससे सवाल पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो गुस्से में आकर कहने लगा, खोलो खोलो, गेट को जल्दी खोलो। मैंने कहा, नहीं, देखिए मैं गेट को क्यों खोलूं? आप कौन हैं पहले ये बताइए, यहां पर आए क्या करने के लिए हैं? उसने कहा, मुझे तुम्हें खाना है, भूख लगी है मुझे तुम्हें खाना है। पहले मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, कोई दोस्त ही लगता है, ऐसा भद्दा मजाक कौन कर सकता है? फिर मैं सोचने लगा, इतनी दूर मेरा दोस्त ऐसा भद्दा मजाक करने के लिए तो आएगा नहीं। ऐसा करता हूं, उस तरफ सीढ़ी पड़ी है, मैं सीढ़ी से दीवार पर चढ़ता हूं और फिर बाहर देखता हूं, आखिर बाहर है कौन। मैंने कहा, जी 1 मिनट के लिए रुकिए, यहीं पर रहिए, मैं अभी आता हूं। फिर मैंने सीढ़ी दीवार के पास लगाई, मैं दीवार के ऊपर चढ़ा और फिर मैंने नीचे किसी ऐसे को देखा जिसे मैं पहचानता तक नहीं था। एक आदमी था, खून से लथपथ, शरीर पर खून ही खून लगा हुआ था और गेट के बाहर वो अंदर आने की कोशिश कर रहा। उसने हैंडल को चबाने की कोशिश की। लोहे के हैंडल को कोई भी इंसान चबा नहीं सकता, लेकिन वो खुल नहीं रहा था तो वो चबाने की कोशिश कर रहा था। मैंने दीवार के ऊपर से आवाज लगाई, कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? और इस तरह से खून से लथपथ हो, लगता है तुमने कुछ किया है। वो गुस्से में आ गया और उसके बाद उसने गेट पर चढ़ने की कोशिश की, दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन गेट भी आगे से सपाट है और मैंने इस गेट को इसीलिए लगवाया है, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, ना दीवार पर कोई चढ़ सके। उसने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, गेट पर से चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। फिर मैं सीढ़ी से नीचे आया और मुझे लग रहा था ये एक बड़ा खतरा है, मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए। भागा भागा गया मैं। झोंपड़े के अंदर फोन उठाया मैंने, जल्दी से फोन को ऑन किया। नेटवर्क तो पूरा था, लेकिन मैं कॉल लगाने की कोशिश कर रहा तो कॉल लग ही नहीं पा रही। किसी तरह का इशू था। बार बार अलग अलग लोगों को फोन करने की कोशिश की मैंने, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। जिसके बाद मुझे लगा ये तो बड़ी मुसीबत है। अब कोई बाहर है, खून से लथपथ, मुझे किसी को तो बताना चाहिए। करूं तो करूं क्या? आगे से मैं निकलूंगा ना, वो पकड़ लेगा और मुझे ये कोई कातिल लगता है, उसने किसी का कत्ल किया है, पक्का गांव में किसी का कत्ल करके भागा होगा। मुझे लगता है ये कोई पागल है, लेकिन मैं पुलिस को बताऊंगा कैसे? बाहर कैसे निकलूं? फिर मैंने सोचा, अरे यार, पीछे भी तो एक दरवाज़ा है, वैसे उस दरवाजे का कोई इस्तेमाल नहीं करता, मैंने भी कभी नहीं किया, लेकिन उसे बनवाया इसलिए था कि आगे कभी कोई परेशानी पड़ जाए तो पीछे से निकला जा सकता है। इस पहाड़ी से नीचे उतरने का एक सबसे छोटा रास्ता, पीछे वाली सीढ़ियों का इस्तेमाल करूंगा, पहाड़ी से थोड़ा नीचे उतर हो जाएगा। अब आगे है एक सड़क, कम से कम सड़क तक तो पहुंच सकता हूं।
इस तरह से किसी से मदद मांगूंगा और फिर कहूंगा ऊपर तो एक कातिल है और यहां से भागने का और कोई रास्ता है ही नहीं। यही सड़क है जो आगे गांव से जुड़ती है, मेरे फार्म हाउस तक जाती है। इस तरह मैं उस गेट के पास गया। बाहर झांका मैंने, ऐसा ना हो कोई वहां पर भी हो, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता हो। उस गेट के बाहर मैंने फुसफुसाया, फिर सुना कोई आवाज तो नहीं हो रही। पीछे वाली दीवार भी काफी ज्यादा ऊंची थी, लेकिन पीछे वाला गेट बहुत ज्यादा छोटा था। वो जंग खाया हुआ गेट जिसे हिला हिलाकर बड़ी मुश्किल से खोला था। जिसके बाद मैंने बाहर झांका, वहां पर कोई नहीं था। मैं डरा हुआ जल्दी से सीढ़ियां उतरने लगा। वो पुरानी काई वाली सीढ़ियां थी, पैर फिसल सकता था, इसीलिए बड़े ध्यान से मैं उतरने लगा। धीरे धीरे मैं नीचे उतरता जा रहा था। लगभग 50 सीढ़ियां उतरा था मैं। उसके बाद सड़क के बिल्कुल पास तक पहुंच गया। थोड़ा मुझे चलना पड़ा। अब मैं सड़क पर था, लेकिन मुझे इस चीज का ध्यान भी रखना था, कहीं वो खूनी इस तरफ भागा ना आ रहा हो। कहीं उसने मुझे देख लिया, मैं लड़ भी नहीं पाऊंगा। वैसे भी मुझे लड़ना नहीं आता, मैं एक लेखक हूं। लड़ने की शैली मुझे नहीं आती, मुझे सोचना आता है। फिर इधर उधर झांकता हुआ मैं गांव की तरफ बढ़ने लगा। गांव में कई लोग हैं, कोई ना कोई तो मेरी मदद करेगा, ये सोचकर गांव की तरफ बढ़ा जा रहा था। और सामने से आता हुआ एक आदमी मुझे नजर आ गया। धीरे धीरे वो चलकर आ रहा था। मुझे खुशी हुई, आखिरकार चलो कोई तो मिला है। मैं उस तरफ भागा जा रहा, वो मेरी तरफ चलकर आ रहा। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, उसने भी भागना शुरू कर दिया, इसीलिए मुझे अपनी रफ्तार थोड़ी कम करनी पड़ी। जब दूरी बेहद कम रह गई थी, मैंने देखा वो खून में सना हुआ था। चेहरे पर उसके भी खून लगा। देखने में वो भी कातिल लग रहा था और अब वो मेरे बेहद करीब आ चुका था। मैंने उसको कहा, देखिए देखिए, आप कौन हैं? ये आपके शरीर पर खून कैसे लगा है? उसने कहा, मैं किसी को खाकर आया हूं, भूख अभी भी मिटी नहीं है, आओ आओ आओ। वो भी पागल सा लग रहा था, मुझे खाने की बातें कर रहा। मैं धक्का देकर उसे दूर कर रहा, लेकिन वो मेरे शरीर में दांत गड़ा देना चाहता था, बिल्कुल एक कुत्ते की तरह। लेकिन पास में खाई थी। मैं तो उसे धक्का दे रहा था अपने से दूर करने के लिए, लेकिन वो पागलों जैसी हरकत कर रहा तो मुझे उसे दूर से धकेलना पड़ा। जोर से धकेला तो वो सड़क के एक किनारे फिसल पड़ा और खाई से नीचे गिरा। खाई ज्यादा गहरी नहीं थी, मरा तो नहीं होगा, लेकिन उसे चोट जरूर लगी होगी। लेकिन ऐसी हालत में दो लोग, क्योंकि ये कोई और था, वो वाला आदमी कोई और था, खून में सने हैं। ऐसा क्या हुआ है गांव में? इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ा था, जिसके बाद मैंने सड़क पर दो और लोगों को देखा। सड़क पर शरीर के टुकड़े पड़े थे, जैसे उन लोगों ने सच में किसी को मार डाला हो, काट डाला हो। ये तो नरभक्षी लगते हैं, ऐसे लोग कहां से आ गए? फिर मुझे लगा मुझे वापस जाना चाहिए। अगर आगे और ज्यादा लोग हुए, गांव में उन्होंने कौतूहल मचा दिया हुआ तो, लोगों को मारा हुआ तो, ये कोई आतंकवादी हमला हुआ तो, मुझे फार्म हाउस में वापस जाना चाहिए। शायद अपनी गाड़ी लेकर मैं ज्यादा दूरी तय कर पाऊंगा। गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा कम ही है, लेकिन पास में ही है पेट्रोल पंप, वहां तक एक बार पहुंच जाऊं। किसी तरह से टैंक फुल कर लूंगा और उसके बाद शहर से पहले रुकूंगा ही नहीं। मुझे यहां खतरा महसूस हो रहा है, लेकिन डर इस चीज का भी था, मैं दोबारा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाऊंगा, वहां वो आदमी अंदर ना आ चुका हो। मैं पीछे मुड़ने लगा। आगे खून देखकर शरीर ठंडा फिर चुका था। सीढ़ियां चढ़ने के बाद मैं उस गेट के बिल्कुल पास था। तब मेरा ध्यान पड़ा, अरे गेट को मैंने खोला छोड़ दिया था, लेकिन जब मैं बाहर निकला था गेट को आधा बंद जरूर किया था।
डर के मारे कि मुझे पीछे से घुसना पड़े तो मैं घुस पाऊं, लेकिन ये गेट तो थोड़ा ज्यादा खुला है, कहीं कोई अंदर तो नहीं। जब ये बात मेरे दिमाग में आई, सिहरन पैदा हो चुकी थी, लेकिन मुझे अंदर देखना जरूर था। तो मैंने गेट को खोलने के बाद सबसे पहले अंदर झांका। मुझे पैरों के निशान नजर आए और पैरों के निशान देखने के बाद मैं समझ गया कोई अंदर है। ये उन कातिलों में से एक हो सकता है, ऐसे कातिल जो सिर्फ मौत के घाट ही नहीं उतार रहे, काट रहे हैं और बोल रहे हैं खाना है। नरभक्षी, कैसे नरभक्षी हैं। फिर मुझे सामने गाड़ी नजर आ रही थी और मेरे पास एक पर्सनल रिवॉल्वर भी है अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन उसकी कभी जरूरत पड़ती ही नहीं। वैसे ही जब मैं थोड़ा फेमस हुआ था तो मैंने उसे खरीदा था कि कभी अकेले में हुआ, किसी ने मुझे तंग किया तो उससे डराऊंगा। इस्तेमाल करनी पड़ेगी मैंने सोचा नहीं था। मुझे वो गन चाहिए, अगर सामने से कोई आ गया तो कम से कम खुद की सुरक्षा तो कर पाऊंगा ना। ये सोचकर मैंने फार्म हाउस में पैर रखा, बिना आवाज किए। पीछे उन झाड़ियों से निकलते निकलते एक झाड़ियों के गुच्छे में मैं छिप गया। देखने लगा कोई नजर आता है या नहीं। मुझे एक आदमी नजर आया, उस छोटे झोंपड़े के करीब चलकर जा रहा था और पागलों की तरह इधर उधर झांक रहा। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज्यादा गुस्से में हो। उसके बाद मैंने किसी और को देखा, एक और आदमी दूसरे झोंपड़े से निकल रहा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे की तरफ भागे, लेकिन करीब पहुंचते ही दोनों ने एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाया। बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें कर रहे थे वो। और उसके बाद मेरे उस झोंपड़े के अंदर भी कोई था। मुझे साफ साफ खिड़की से नजर आया। मैंने खुद को झाड़ियों के अंदर छिपा लिया। अरे यार, अंदर भी है ये। अब मैं क्या करूं? गाड़ी की चाबी भी अंदर है, रिवॉल्वर तो बेडरूम में है, वहां जाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या करूं, क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा मैं ऐसा करता हूं, थोड़ी आवाज करूंगा। जिस तरफ ये जाएंगे ना, मैं दूसरी तरफ से निकलूंगा, अंदर से चाबी निकालूंगा, गाड़ी लेकर भागूंगा। लेकिन गेट भी खोलना पड़ेगा। गेट खोले बिना गाड़ी लेकर बाहर नहीं जा सकता। क्या करूं, क्या करूं? करना तो होगा, वरना बड़ी मुसीबत में पड़ सकता हूं। मुझे गाड़ी चाहिए। उसके बाद क्या, जो मैंने सोचा था मैंने वैसा किया। दूसरी तरफ मैंने एक बड़ा घंटा रखा हुआ है डेकोरेशन के लिए, लेकिन धातु का है। ऊपर है छतरी ताकि उस पर पानी ना पड़े, जंग ना लगे। मैंने दूर से पत्थर मारा उसके ऊपर। टन की वो आवाज, और वो उस तरफ भागने लगे कि आवाज कहां से आई है। जो झोंपड़े के अंदर था वो भी बाहर की तरफ भागा। 5 से 6 लोग थे। इतने लोग मुझे मारने के लिए आए हैं, मुझे तो यही लगा। जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंचा, चाबी तो मुझे मिल गई, लेकिन बेडरूम से आवाज आ रही, इसीलिए रिवॉल्वर नहीं मिलेगी। मैंने यही सोचा। चाबी लेकर भागा मैं, गाड़ी के पीछे छिप गया। वो वापस आ रहे थे। अब मेरे पास समय कम था। जैसे ही मैंने उन्हें थोड़ा दूर पाया, गेट को बड़ी जल्दी खोल दिया मैंने। गेट एक तरफ से खोला और मैं बैठा गाड़ी में। वो देख चुके थे कि गेट किसी ने खोला है। मैं गाड़ी के अंदर था। मैंने खिड़की लॉक कर ली। उसके बाद मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा और वो कांच को तोड़ने पर उतारू थे। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, वहां से भगाई। एक गाड़ी के नीचे आ गया, उसकी एक टांग गाड़ी के नीचे आ चुकी थी और मैं सोचने लगा, अरे ऐसा करना नहीं चाहता था मैं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं गाड़ी लेकर वहां से निकला। खुशी हुई मुझे, आखिरकार मैं उनसे बच चुका था। गाड़ी को बहुत तेज चला रहा था मैं। वो भागकर गाड़ी का पीछा करना तो चाहते थे, लेकिन थोड़ा दूर रह गए। ज्यादा तेज भाग नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था वो लड़कर आए हैं। चोटिल वो भी थे। जो खून उनके शरीर पर लगा है, शायद उनमें से किसी का खून भी बहा होगा। इसीलिए मैं गाड़ी वहां से निकाल पाया।
फिर सीधे मुझे गांव की तरफ गाड़ी लेकर जानी थी, किसी से मदद मांगनी थी। आखिर यहां पर हुआ क्या है, मैं ये जानना चाहता था। मैंने गांव को दूर से देखा। गांव की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। कई घरों में आग लग चुकी थी और आग भी काफी ज्यादा पुरानी। कई घरों से धुआं निकल रहा था और मैंने गांव में कुछ लोगों को देखा, लेकिन वो लोग सही नहीं लग रहे थे। हर किसी के शरीर पर खून लगा हुआ और पागलों जैसी हरकतें कर रहे थे। कुछ ऐसे जिनकी एक एक टांग थी, दूसरी कटी हो। उसके बावजूद वो चलने की कोशिश कर रहे, घिसटने की कोशिश कर रहे। ऐसा दृश्य देखने के बाद मैंने गलती कर दी उस गांव में जाने की। सोचा था मैंने कोई ना कोई तो होगा, लेकिन कोई नहीं था वहां पर। सभी ऐसे ही थे जैसे सब लोगों को कुछ हो गया हो। कुछ को मैंने पहचाना। गांव में काफी बार आता जाता रहता था मैं, काफी लोगों से बात भी करता था, इसीलिए कुछ लोगों को जानता था मैं। ये वही लोग थे। ऐसा कैसे हो सकता है? इन लोगों को क्या हो गया? ये तो ठीक थे। ये खून से सने क्यों हैं? क्या ये इनका खून है या किसी और का खून इन्होंने किया है? गाड़ी के आगे कई लोग आ रहे थे, लेकिन अब मैं गाड़ी को रोकने वाला नहीं था। अगर मैंने रोका ये मुझे मौत के घाट उतार देंगे। जब तक मैं ये नहीं जानता कि यहाँ हुआ क्या है, मैं गाड़ी रोकने वाला नहीं। मैंने गाड़ी को एक साइड करने की कोशिश की, लेकिन लोग गाड़ी को रोकना चाहते थे तो मुझे उन्हें टक्कर मारनी पड़ी। इस तरह गाड़ी गांव से निकाल पाया मैं, और उसके बाद मैं हाईवे पर पहुंचना चाहता था, लेकिन यहाँ से हाईवे भी काफ़ी ज़्यादा दूर था। ये छोटे रास्ते जहाँ पर गाड़ी चलाकर मैं यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा। आगे उस हाईवे से 7 किलोमीटर दूर वहाँ एक पेट्रोल पंप है, उस तक पहुँच जाऊँ एक बार। पेट्रोल कम है, उसके बाद मैं रुकूंगा नहीं, सीधा शहर तक। इस इलाके में कुछ तो हुआ है। या ये धार्मिक दंगे तो नहीं, लेकिन लोग ऐसे क्यों हो गए हैं? दूसरे को मारने पर उतारू क्यों हो चुके हैं? या किसी और तरह के नस्ली दंगे? कुछ भी हो सकता है। गाड़ी लेकर मैं उस पेट्रोल पंप तक पहुंचा था। रास्ता जैसा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आगे कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। रास्ते पर मैंने खून खराबा देखा। लोग तो नहीं थे, लेकिन कई जगह खून के धब्बे, कई जगह मोटरसाइकिल, गाड़ी आग से झुलस रही। सड़क के बीच में कोई गाड़ी नहीं थी, वरना मैं गाड़ी निकाल ही नहीं पाता। पेट्रोल पंप पर मैं पहुंचा, उसके बाद जल्दी से गाड़ी मैंने अंदर घुसाई। देखा मैंने वहां कोई मौजूद नहीं था। यहां एक ही पेट्रोल पंप है, इतनी ज़्यादा दूर से लोग यहीं पेट्रोल भरवाने आते हैं, उसके बावजूद यहां पर कोई मौजूद नहीं था। गाड़ी में पेट्रोल पहले से ही बहुत ज़्यादा कम था। मैंने वहां पर गाड़ी लगाई और फिर आवाज़ लगाई, देखिए कोई है, पेट्रोल भरवाना है। किसी की आवाज़ नहीं आई। उसके बाद मैंने, वो एक छोटा सा स्टोर था जहां पर खाने पीने की चीज़ें मिलती थी। जब मैं अंदर गया, जो हालत अंदर की थी उसे देखकर बाहर निकल आया। सामान बिखरा पड़ा था, पैकेट फटे पड़े थे, खाने पीने की चीज़ें बिखरी हुई थी। कुछ खून के धब्बे देखकर मुझे डर लगा तो मैं भागकर बाहर आ गया। मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है, चुपचाप पेट्रोल भरो और निकलो यहाँ से। लेकिन वो मशीन भी काम नहीं कर रही, पेट्रोल था ही नहीं। लेकिन पेट्रोल का क्या किया गया? खत्म हो गया क्या? या हर 1-2 दिन में टैंकर आता है जिससे पेट्रोल भरा जाता है? अब पेट्रोल है ही नहीं। मुझे यहाँ से 30 किलोमीटर ड्राइविंग करनी होगी। इतना पेट्रोल मेरी गाड़ी में नहीं है। अब क्या करूं? पेट्रोल तो खत्म होने की कगार पर है। जब वहां पीछे वाले हिस्से से मैंने एक बिना कपड़ों वाले आदमी को देखा जिसकी छाती खुली थी, यानी छाती तेज धार हथियार से फाड़ी गई थी। शरीर के अंदरूनी हिस्से को मैं देख पा रहा। उसके बावजूद उसे मुझे मारने की जिद ऐसी नजर आ रही
कि मैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी मैंने वहां से भगाई। वो गाड़ी को रोकना चाहता था लेकिन मैं वहां से निकला। अब आगे कई गांव हैं, रुकूं तो रुकूं कहाँ, लेकिन मैं गाड़ी चलाता गया। जहां तक गाड़ी मुझे लेकर गई वहां तक मैं गया, और जहां गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया मैं स्तब्ध सन्न सोच में पड़ा, करूं तो करूं क्या। अब मैंने चलना शुरू कर दिया था। मुझे था कि मैं चलते चलते दूर निकल जाऊं, आसपास के किसी गांव तक पहुंचूं, कोई गाड़ी मिल जाए, कोई मोटरसाइकिल मिल जाए जिससे मैं यहां से निकल पाऊं। चलता गया, मैं चलता गया, और रास्ते में मुझे एक आदमी मिला। वो खून से सना नहीं था, बल्कि एक जगह बैठा हुआ। मुझे लगा मैं उससे मदद मांगूं, लेकिन अगर वो उनमें से एक हुआ तो। सोच में पड़ा हुआ था मैं, लेकिन मेरे पास रास्ता कोई नहीं था, तो मुझे उसके करीब जाना पड़ा। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, देखा मैंने उसे। वो इंसान की जैसी हालत थी। उसका जो पूरा शरीर था वो अजीब ढंग से गला हुआ था। वो जिंदा था, लेकिन उसके बावजूद वो लाश जैसा प्रतीत हो रहा। हिल रहा था वो, तड़प रहा था वो, किसी बीमारी ने जैसे उसे जकड़ा हो। फिर मैं वहां से भागने लगा, क्योंकि झाड़ियों में छिपे हुए थे कई लोग। वो मेरा पीछा करने लगे। उनके भागने की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। ये सब पागलों जैसे हैं। भागने का ढंग बड़ा अजीब है, जैसे उन्हें टांगे चलानी नहीं आती। ये कैसे लोग हैं? मैं भागता गया, भागता गया। वो 4 से 5 थे, जो मुझे एक खेत के पास घेर चुके थे। वहां से भागने का मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक ऊंची पहाड़ी थी, बिल्कुल सपाट। उस पर मैं चढ़ नहीं सकता था। गांव उस पहाड़ी के दूसरी तरफ था। नीचे खाई थी, खाई की तरफ मैं जा नहीं सकता था, गिरकर मर जाऊंगा। इस तरफ ये 4 लोग हैं, और 4 लोगों से मैं लड़ नहीं सकता, जो मुझे काटने पर उतारू थे। इसीलिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैं पत्थर मारने लगा, लेकिन कोई असर नहीं। तभी एक तीर आया, एक के सर के आर पार हो गया। फिर एक और तीर, 3-4 तीर उन्हें ढेर कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तीर बहुत ज्यादा मारे गए, और ये तीर ऊपर 3 लोग थे उस पहाड़ी के, वो मार रहे थे। और अब उन्होंने आवाज लगाई, निकलो वहां से, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो भागो। मैं उनके पास से भागा। वो तीर मार मार कर उन्हें दफन कर देना चाहते थे, लेकिन उनके शरीर में तीर जा चुका था। उसके बावजूद वो हिल पा रहे। इतने जख्म होने पर कोई हिलना नहीं चाहता, मौत नसीब हो जाती है उसे, लेकिन ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं उस पहाड़ी के दूसरी तरफ घूमकर भागने लगा, और तब उनमें से एक ने मेरी तरफ धनुष किया। वो तीर मारने ही वाला था, और उसने कहा, रुको रुको, किसी ने तुम्हें काटा है, शरीर दिखाओ अपना। मैंने कहा, क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, शरीर दिखाओ, कपड़े उतारो, अपने सारे कपड़े उतारो। क्या तुमने उनका कोई जूठा खाया तो नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं खाया? मैंने कहा, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। जिसके बाद उन्होंने मेरे सारे कपड़े उतरवाए, मेरे शरीर को चेक किया, और मैं पूछ रहा था, क्या कर रहे हो, ये चल क्या रहा है? उनमें से एक आदमी मुझे कहने लगा, क्या चल रहा है, अभी तक तुम्हें पता नहीं लगा? इतने दिनों में ये सब हो चुका है, और तुम कौन से खड्डे में छिपे हुए थे? मैंने कहा, खड्डे में नहीं, मैं फार्म हाउस में था। मैंने अपने फार्म हाउस की जानकारी दी। तब वो मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, तो तुम वो लेखक हो ना, मशहूर लेखक जिसने वो फार्म हाउस खरीदा है? मैंने कहा, जी बिल्कुल, मैं वहां पर महीने के हिसाब से रहता हूं। 15 दिन पहले मैं वहां पर आया था। अब से ये पागल लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है ये? उसने कहा, मुझे भी नहीं पता ये लोग कौन हैं, लेकिन ये बनते कैसे हैं मुझे वो पता है। अगर ये तुम्हें काटे, अगर इनकी लार तुम्हारी चमड़ी पर 24 घंटे से ज़्यादा रहे तो वो शरीर के अंदर जाएगी। अगर काटा तो सीधे शरीर के अंदर, और उसके बाद 24 घंटे लगते हैं। जो इंसान इनके द्वारा काटा गया वो इनके जैसा बन जाता है। ये कोई बीमारी है, कोई एक्सपेरिमेंट है, हमें नहीं पता, लेकिन आसपास के इलाके में ऐसे लोग ही बन रहे हैं,
और हम इस गांव में सुरक्षित हैं। बाहर से किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। जितने भी इन्फेक्टेड थे सबको मार दिया गया है और तुम भी अब चेक किए जा चुके हो तो तुम इन्फेक्टेड नहीं हो, लेकिन 24 घंटे के लिए तुम्हें एक पिंजरे में रखा जाएगा ताकि अगर तुम बदले तो तुम्हें मार दिया जाएगा, अगर तुम बचे रहे तो तुम्हें आज़ाद किया जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे जाने दो। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लिया। वो गांव में ले गए, मुझे एक पिंजरे में रखा। वो गांव को चारों तरफ से उन्होंने बंद कर रखा था। बाड़ बनाई हुई थी ताकि कोई भी बाहर से अंदर ना आ सके। उनके पास हथियार नहीं थे तो तीर और धनुष का वो इस्तेमाल कर रहे थे। ये एक ऐसा हथियार है जिसे कोई भी बना सकता है और अगर सामने वाले के पास घातक हथियार हैं तो इसे कमतर नहीं कहा जा सकता। जगह सही हो, छिपने के लिए रास्ता मिल जाए तो धनुष बाण भी बहुत खतरनाक होते हैं। उन्होंने मुझे एक पिंजरे में 24 घंटे के लिए रखा। खाना जरूर दिया, लेकिन सब मुझे शक की निगाह से देख रहे थे और 24 घंटे बाद मुझे उस पिंजरे से बाहर निकाला। मैं सवालों के जवाब चाहता था, लेकिन पिंजरे में मुझसे किसी ने बात ही नहीं की। बाहर आने के बाद उसी आदमी ने कहा था, अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो रह सकते हो। खाने का, पानी का पूरा इंतज़ाम है यहाँ पर, लेकिन खतरा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है अगर तुम बाहर निकले। हम ये नहीं कहते कि यहाँ पर पूरी सुरक्षा है, लेकिन बाहर जैसा खतरा है उससे तो यहाँ पर अच्छा ही है। पहाड़ों से पानी आता है तो पानी में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी सीधी नदी से आता होता तो शायद हम उसका इस्तेमाल ना करते। यहाँ बड़े खेत हैं, हम उगा पा रहे हैं। स्वादिष्ट चीज़ें तो नहीं मिल रही, लेकिन सादा खाना हम खा सकते हैं। उनकी बातें सुनकर मेरे होश उड़े हुए थे और मैंने उनसे पूछा आखिर हुआ क्या है, और उन्होंने जानकारी दी। हुआ क्या है इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन शुरू में ये खबर फैली थी कि एक बीमारी है जो बड़ी तेज़ी से फैल रही है, बिल्कुल कोरोना की तरह, और काफ़ी शहरों में बंदिश लग गई थी घर से बाहर निकलने में। लेकिन ये बीमारी बड़ी तेज़ी से फैली और उसके बाद से ना तो मोबाइल काम कर रहे हैं, ना न्यूज़ चैनल पर कुछ आ रहा है। बीमारी पिछले 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैली है और तब से तो हालात बदतर से बदतर हुए जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा ये कैसी बीमारी है, क्या ये बीमारी इसी तरह असर करती है? उन्होंने कहा हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता क्योंकि यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन हमने एक को पिंजरे में पकड़ कर रखा था, लेकिन हमें उससे ज़्यादा पता नहीं लग पाया। जो भी इंसान को वो काटते हैं उसके बाद वो उनके जैसा ज़रूर बन जाता है, लेकिन कुछ खास शब्द जिनका हम इस्तेमाल करते हैं दिमाग में वो याद रहती है, जिसका वो इंसान दोबारा थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर पाता है। तभी वो अजीब तरीके से बात करते हैं, बिल्कुल जो फिल्मों में ज़ॉम्बीज़ दिखाए जाते हैं, हालत वैसी हो चुकी है। मैं उनको कहने लगा था अगर ऐसा है तो एंटीडोट भी बनाया गया होगा, हमें बात करनी चाहिए किसी न किसी से, शहर में जाना चाहिए हमें। उन्होंने कहा शहर में हम जा सकते हैं, हो सकता है वहाँ पर सेना आ गई हो, पुलिस वालों ने कोई रास्ता ढूंढ लिया हो, लोग वहाँ पर हों, लेकिन यहाँ से हम कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों के पास फ़ोन है लेकिन वो अब काम नहीं कर रहा, रेडियो पर भी कुछ आ नहीं रहा। यकीनन ऐसे हालात में कोई भी घर से बाहर निकलना नहीं चाहता होगा। अब बड़े शहरों तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं। वहाँ पर बाइक थी, एक गाड़ी थी, लेकिन वो मुझे देना नहीं चाहते थे और यहाँ से मैं बाहर निकलना चाहता था। इसके लिए मैंने हाथ पैर जोड़े तो उन्होंने मुझे एक बाइक दी। ये बाइक 45 किलोमीटर तक जा सकती थी, उससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकती थी। मैं किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन उनमें से एक ने कहा हथियार अपने पास रखो, तुम उनसे लड़ नहीं सकते। मैंने कहा पुलिस आर्मी होगी वहाँ पर, मैं वहाँ एक बार पहुँच जाऊँ, शहर में ज़्यादा सुरक्षा होती है। गांव में ऐसी बीमारी का इलाज ढूंढा नहीं जा सकता, शहरों में हॉस्पिटल भर चुके होंगे, लेकिन जैसे हम उस महामारी से निकले थे वैसे इस महामारी से भी निकलेंगे, डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उस बाइक को लेकर मैं वहाँ से निकला था। 45 किलोमीटर का सफ़र मैंने तय किया और रास्ते में कहीं भी मुझे सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। खाने पीने का इंतज़ाम हो रहा था, लेकिन मैं सिर्फ पेड़ पर लगे हुए फल
और किसी अच्छी जगह पर खाना खा रहा था, लेकिन सुरक्षा वाला, साफ धोकर, जहां मौका मिले तो उबाल कर भी। घर तो कई थे लेकिन खाली, ज्यादातर लाशें, और उन लाशों की हालत बहुत बुरी थी। मैंने ये देख लिया, ज्यादातर जो लाशें हिल नहीं पा रही उनके सर फट चुके हैं। उसके बावजूद उनके धड़ हल्के हल्के हिल सकते हैं, लेकिन बिना देखे, बिना महसूस किए वो शरीर कुछ कर नहीं सकते थे। इंसान बिना दिमाग के चल फिर नहीं सकते, उन्हें लाश कहा जाता है। लेकिन इस बीमारी के कारण लगता है शरीर में किसी तरह टिश्यूज भी मेमोरी को स्टोर कर पा रहे हैं। ये एक असंभव बात है, लेकिन मैं इसे देख पा रहा था। भले ही मैं एक लेखक था, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये सब का पता था। 45 किलोमीटर का सफर तय करके मैं शहर तक पहुंचा था। बैरिकेडिंग की गई थी, रास्ते का इस्तेमाल कोई ना कर सके। वहां हर तरफ मुझे फेंसिंग नजर आ रही, जिसके बाद कई लाशें और गोलियों से भुनी हुई वो लाशें बड़ी बुरी हालत में थी। मुझे लग रहा था एक बार यहां से मैं आगे निकल जाऊं, लेकिन इसके लिए मुझे सतर्क भी रहना होगा। ऐसा ना हो आगे मुझे कोई आर्मी वाला या पुलिस वाला मिल जाए जो मुझे गोलियों से भून कर रख दे। मैं बहुत मुश्किल से उस बैरिकेडिंग को पार कर रहा था। लाशों के ढेर लगे हुए थे, वहां कच्ची दीवारें बनाई गई थी रेत और थैलों से। उन्हें पार करने के बाद भी जब मुझे कोई पुलिस वाला, कोई आर्मी वाला नहीं मिला, मैंने वहां गाड़ियां देखी जो जली हुई थी और एक तरफ एक टैंक भी देखा। छावनी नजदीक ही है, लेकिन नजर कोई क्यों नहीं आ रहा। ये देखने के बाद मेरे हाथ पैर फूल चुके थे। सुरक्षा के लिए वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने पास की एक दुकान में जाकर महसूस किया, यहां खून के धब्बे तो हैं, लेकिन कोई दिख नहीं रहा। और ये जिस भी तरह का इन्फेक्शन है, खून में 24 घंटे रह सकता है। 24 घंटे बाद अगर खून सूख जाए तो शायद ये मर जाता होगा। गांव वालों ने यही बताया है। बिना खून के धब्बे वाला ऐसा खाना ढूंढना यहां मुश्किल था। उस दुकान में चिप्स के पैकेट, पुरानी ब्रेड, चाहे एक खराब खाना ही था, लेकिन पैकेट वाला खाया जा सकता था। वहां बैठकर मैंने खाना खाया और जैसे ही बाहर से आवाज आई, मुझे लगा कोई होगा, लेकिन ध्यान रखना होगा। जब मैंने एक खिड़की से बाहर झांका था, बाहर मुझे ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ दिख रहे, खून में सने हुए वो। लेकिन मैं सोच रहा था उन्हें कैसे पता लग रहा है कि दूसरा ज़ॉम्बी है। वो इंसान की पहचान कैसे कर सकते हैं, ये समझ से बाहर था। वहां इतने सारे ज़ॉम्बी थे, भीड़ आ गई। और वो भीड़ वहां क्यों आई? डर यही था, कहीं उन्हें पता तो नहीं लग गया कि मैं यहां पर हूं। कहीं वो जिंदा इंसानों को सूंघ तो नहीं लेते। मुझे इसका जवाब पता नहीं था, ना मैं जानना चाहता था। मैं सिर्फ जिंदा रहना चाहता था। वो भीड़ को देखकर मैं घबरा गया। असल में वो मेरा पीछा कर ही नहीं रहे थे। वहां एक लड़की के चीखने की आवाज आने लगी और वो चीख पुकार बहुत ज्यादा थी। वो उस लड़की का पीछा कर रहे होंगे और उन्होंने उस लड़की को पकड़ लिया। लड़की के कराहने की आवाजें आ रही थी। मैं उस दुकान के पीछे से निकलकर गली से बाहर झांकने लगा। करना चाहता तो उस लड़की की मदद कर सकता था, लेकिन 25 से ज्यादा लोग थे। वो उस लड़की को खाने में लगे थे। जिंदा थी वो लड़की, वो उसे काट रहे थे। शरीर के कई हिस्सों पर उन्होंने काटा। अधमरी हो गई वो लड़की, और उन्होंने सिर्फ काटा, खाया नहीं। इसे वो खाना कहते हैं। शरीर के कई छोटे छोटे टुकड़े काट कर अलग किए। जब मौत के घाट वो लड़की उतर गई, उसे ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़ने लगे। बड़े अजीब थे। और अब मैं जानता था उस लड़की के साथ क्या होगा। वो भी इनका हिस्सा बन जाएगी। और इनके मारने का तरीका बड़ा अजीब, बड़ा भयानक था। ये चबाकर मौत के घाट उतारते और फिर अपनी जैसा ही बना लेते। इसके बाद मैं छिपने लगा, वहां से निकल जाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वो भीड़ मेरा पीछा करे। मैं चुपचाप खिसक गया पीछे से। रास्ते में मुझे कई ज़ॉम्बी दिख तो रहे थे,
लेकिन मैं उनसे बचता बचाता किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहता था। शहरों का सबसे अच्छा हिस्सा, जहां लोग ज्यादा होते हैं, सुरक्षा ज्यादा होती है। लेकिन अगर हर तरफ इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज हों, भीड़ भी ज्यादा होगी। ये शहरों में सबसे खतरनाक बात थी। लेकिन जब मेरे पीछे ऐसा ही एक ज़ॉम्बी पड़ गया, मैं भागने लगा और मेरे भागने की आवाज के कारण कुछ और थे, वो भी मेरा पीछा कर रहे। जो ज्यादा तेज भाग सकता है वो ज़ॉम्बी नहीं है, उनकी रफ्तार बहुत कम थी। वो मेरा पीछा तो कर रहे, लेकिन भागकर उनसे दूर जाया जा सकता था। लेकिन अगर आप आवाज करें, वो सामने से भी पकड़ सकते हैं। वो ऐसे जकड़ते हैं कि उंगलियां टूट भी जाएं, वो छोड़ते नहीं और चबाना शुरू कर देते हैं। मैं इन्फेक्शन अपने शरीर में डालना नहीं चाहता था। इसके बाद मुझे एक बिल्डिंग के अंदर जाने का जब कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मुझे लगा बिल्डिंग के अंदर जाऊंगा तो सुरक्षित रहूंगा। मैंने पीछे वाली पाइप पर चढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि ऊपरी मंजिल पर मुझे एक छोटा सा रास्ता नजर आया था। पाइप पर चढ़ने के बाद जैसे ही मैं एक कमरे के अंदर गया, सामने एक लड़की थी। उसने बंदूक बिल्कुल मेरे सर की तरफ रखी हुई और वो कहने लगी, जवाब दो, ऊपर कैसे चढ़े? मैं हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं मरना नहीं चाहता था इसलिए। फिर उस लड़की ने आवाज लगाई, ये ठीक लगता है, शायद ये इन्फेक्टेड नहीं है तभी ये चढ़ा, लेकिन ये यहां तक पहुंचा कैसे? कई लोग थे बंदूकधारी, मुझसे पूछने लगे, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं बस जिंदा बचना चाहता था। बड़ी बिल्डिंग है, चारों तरफ से रास्ता बंद है, तो मैं पाइप से ऊपर चढ़ सकता हूं। जिसके बाद नीचे काफी ज्यादा भीड़ थी और फिर वो लड़की कहने लगी, ये पाइप से चढ़ा है, मुझे लगता है उन्हें भी ये रास्ता पता लग गया। अब हम इस रास्ते से ना उतर सकते हैं ना चढ़ सकते हैं, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। मैं कहती हूँ रस्सी वाला रास्ता ठीक है, पाइप को पीछे से हमें काटना होगा, लेकिन ये कल करना होगा। तूने उन्हें ये रास्ता दिखा दिया पागल। पहले इसके कपड़े उतारो, देखो इसके शरीर पर कोई निशान है या नहीं। फिर उसके बाद इसे 24 घंटे के लिए कैद करो। अगर ये बदलता है तो इसके सर पर गोली मारना। अगर ये बच जाता है तो फिर देखते हैं इसके साथ क्या करना है। उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद रखा, जंजीरों से बांधकर। मेरे बैग में जो भी खाना था मेरे पास रख दिया और उन्होंने कहा, तुम इसे खा सकते हो, ये तुम्हारा है, लेकिन तुम कहाँ से लेकर आए ये ज़रूर बता देना, और वहाँ पर क्या और खाना मौजूद है। मैंने उन्हें पूरी बात बताई, अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे मैं एक लेखक हूँ, मैं कहानियाँ लिखता हूँ। उस लड़की ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तुम्हारी जो भी पहचान हो, तुम बस एक साधारण मांस के टुकड़े हो। अगर उनके हाथ लगे वो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। कुछ हैं जो जिंदा छोड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पूरा खा जाते हैं, उनसे थोड़ा बचकर रहना। इस तरह 24 घंटे मैंने उस कमरे में बिताए। वहीं पर खाना खाना पड़ा, वहीं पर हल्का होना पड़ा। उसमें बदबू बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद जब मैं बाहर निकला सुरक्षित था। तो उन्होंने कहा, ये इन्फेक्टेड नहीं है, इसे ऐसा करो शावर में लेकर जाओ ताकि ये नहाए। अगर इसके कपड़ों में इन्फेक्शन है ये खुद साफ करेगा, उसके बाद इसे बाहर लेकर आओ। मैं वहाँ से बाहर आया, अपने बारे में सब कुछ बताया और फिर उन्होंने कहा, यहाँ जितने लोग हैं वो सब बाहर से खाना लेकर आते हैं, जगह भर चुकी है। तुमने उन्हें वो पाइप भी दिखा दी, इसीलिए बाहर निकलने का नया रास्ता ढूंढना होगा हमें। वो ज़्यादा चालाक नहीं है, लेकिन हो सकता है भविष्य में उनमें बदलाव आए और वो यहाँ आ सकेंगे। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, सुरक्षित यहाँ से बाहर हम तुम्हें जाने का रास्ता देंगे, लेकिन वापस यहाँ मत आना वरना गोलियों से भून डालेंगे। मैंने कहा, मैं कहाँ जाऊँ? क्या कोई सुरक्षित जगह है जहाँ आर्मी वाले हों, पुलिस वाले हों? उन्होंने कहा, इस शहर की जैसी हालत है, लोग मर चुके हैं और जो आर्मी वाले हैं वो किसी की सेवा नहीं कर रहे होंगे, वो इस समय खुद को बचाने में लगे होंगे। जो परिवार के साथ हैं वो परिवार को बचाएंगे, जो अकेले हैं वो खुद को बचाएंगे। किसी को नहीं पता कौन इन्फेक्टेड है और कौन ठीक है, इसीलिए अपनी सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ इस बिल्डिंग में करीबन 45 लोग हैं और हमें 45 लोगों के लिए खाना भी इकट्ठा करना पड़ता है। ये जगह सुरक्षित है,
बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन पाइप से हम बाहर जाते थे, खाना जुटाकर लेकर आते थे। लेकिन तुमने पाइप का रास्ता बंद कर दिया। हमारे पास रास्ते बहुत हैं, लेकिन अब तुम्हें जाना होगा। 2 दिन मैं वहां पर रहा। उन्होंने मुझे कोई हथियार नहीं दिया। उसके बाद उस बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया। वक्त सुबह का होगा और उन्होंने कहा था रात के वक्त वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन सुबह के 6 बजे से 12 बजे तक वो नज़र नहीं आते। पता नहीं इस समय में उनके साथ क्या होता है। जो यहाँ पर भी हैं वो इस समय में सो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कैसे पता दिन का ये वक्त है। अचानक 6 बजे वो निढाल हो जाते हैं और 12 बजे वो बहुत तेज़ी से जागने लगते हैं। ये घंटे सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। मुझे अपनी कहानियों से कई आइडियाज़ मिला करते थे। अगर सच में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाए तो सुरक्षित जगह कौन सी होगी? ऐसी जहां पर इंसान कम हो। शहर से बाहर निकलना होगा, लेकिन कौन सी जगह? और कुछ ऐसी जगह भी होंगी जहां लोग सुरक्षित होंगे। सरकारें बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती हैं। बचने का कोई रास्ता तो बनाया गया होगा, एंटीडोट वगैरह। उसके लिए खुद को सुरक्षित रखना होगा। मुझे सबसे पहले पुलिस स्टेशन ढूंढना होगा, क्योंकि वहां पर होता है रेडियो टावर। हर पुलिस स्टेशन में वो होता है, ताकि अगर इमरजेंसी लग जाए, फ़ोन बंद पड़ जाए, कुछ भी काम ना करे, तो उस रेडियो टावर से कम्युनिकेट किया जा सकता है। दूर दूर तक जानकारी पहुंचाई जा सकती है। इससे ये तो पता लगे सुरक्षित जगह कहाँ है और इससे बचने का कोई तरीका। लेकिन पुलिस स्टेशन तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। मेरे पास कोई हथियार नहीं था। एक कुल्हाड़ी हाथ लगी थी, जिसे ऐसी स्थिति में कोई हथियार नहीं कहा जा सकता। सुरक्षा के लिए, जिससे मैं किसी एक ज़ॉम्बी को मार सकता हूँ। मार भी सकता हूँ या नहीं वो भी पता नहीं था, लेकिन अपनी सुरक्षा ज़रूर करनी थी। कुल्हाड़ी लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा और इसमें मुझे फ़ायदा मिला एक गाड़ी जिसमें पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा था। मैं उस गाड़ी के अंदर घुस पाया और उसके बाद उसे स्टार्ट कर पाया। लेकिन 12 बजे भीड़ सड़क पर बढ़ने लगी और मैं उन्हें कुचलता हुआ वहां से निकल रहा था। डर इस चीज़ का था, 4-5 अगर रास्ते पर लोग हों, आप गाड़ी से टक्कर मारकर निकल सकते हैं। 40 से 50 लोग, इतनी ज़्यादा भीड़, अगर गाड़ी मैंने उनके ऊपर चढ़ा दी, गाड़ी फंस सकती है। उन्हें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकी मुझे कच्चा चबा जाएंगे। ऐसी स्थिति में खुद को डालना नहीं चाहता था मैं। इसीलिए लोगों को टक्कर मारते मारते छोटी गलियों से कभी बड़े रास्ते से मैं गुजरता गया और गाड़ी की आवाज़ सुनकर वो भीड़ बढ़ाते जा रहे थे और वो उसी दिशा में आने लगे थे जिस दिशा में मैं गया था। पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद चारों तरफ फेंसिंग, और उस फेंसिंग को मैंने गाड़ी से उड़ाया और आगे वाले दरवाजे तक पहुंच पाया। पुलिस स्टेशन में कोई भी मौजूद नहीं था। वहाँ लाशें थीं, कटी हुई लाशें, और कुछ लाशें ऐसी थीं जो इन्फेक्टेड नहीं, वरना वो ज़ॉम्बी बन जाते। वो सूखी हुई लाशें थीं जो हिल नहीं रही। वहां मैं रेडियो टावर तक पहुंच पाया जो ऊपरी मंजिल पर था। वहां पहुंचने के बाद मैंने कम्युनिकेट करना चाहा। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज जो वहां बताई गई थी, मैं उसका इस्तेमाल करता जा रहा था और मुझे कई जगह जानकारी मिली। कई और जगह से रेडियो कम्युनिकेशन जारी थी। मैंने उनसे बात की। वो यही कह रहे थे, छिपे रहें, बचे रहें, इससे बचने का यही तरीका है। मैंने पूछा कोई एंटीडोट? उन्होंने कहा अगर आपको पता लगे तो हमें भी बताएं। कई सरकारें लुप्त हो चुकी हैं। कई जो अमीर थे वो जगह छोड़कर जा चुके हैं किसी ऐसी जगह जो ज़्यादा सुरक्षित हो। वो कम्युनिकेशन बनाना नहीं चाहते। ये बीमारी कहाँ से शुरू हुई कोई नहीं जानता। इतनी तेज़ी से फैली कि सोचने का समय नहीं मिला। वो बताए जा रहे थे, जिनसे भी मैं बात कर रहा सब छिपे हुए थे। सबका यही कहना था, छिपकर बचा जा सकता है। गोलियां खत्म हो चुकी थी सबकी। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक तरीका पता था, लोगों से दूर रहकर बचा जा सकता है। इसीलिए मैंने वहां से बाइक निकाली। बड़ी मुश्किल से पुलिस स्टेशन के पीछे मुझे एक बाइक मिली। पेट्रोल बाकी गाड़ियों से निकालकर मैंने उसमें डाल लिया था। इस तरह से मैं लंबा सफ़र तय कर सकता था।
बाइक लेकर मैं वापस उसी जगह निकल पड़ा जहां से इस सब की शुरुआत हुई। अंत अगर वहीं हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस फार्म हाउस तक पहुंचने में समय लगा मुझे, लेकिन किसी तरह बचते बचाते मैं फार्म हाउस तक पहुंच गया। और इसका कारण ये था, ये जगह सबसे सुरक्षित थी। फार्म हाउस से निकलकर पीछे वाली नदी से मैं पानी ले सकता था। पहाड़ों का पानी पूरी तरह से साफ, बिना इन्फेक्शन वाला। उस फार्म हाउस में मैं खेती कर सकता था, लेकिन फार्म हाउस में मुझे कुछ ज़ॉम्बी मिले, कुछ जिन्हें मैंने मौत के घाट उतार दिया। उनका अगर सर ही धड़ से अलग कर दो, शरीर देख नहीं सकता, सर कुछ कर नहीं सकता, भले ही दोनों जिंदा हों, लेकिन इस तरह से उन्हें खदेड़ कर बाहर फेंका जा सकता है। फार्म हाउस के दोनों दरवाजे मैंने बंद कर लिए थे। ये वो सुरक्षित जगह है जहां पर बहुत ज़्यादा लंबे समय से हूं मैं। खेती यहीं पर। कभी कभी तो पेड़ों के पत्ते भी खाता हूं, खाना इकट्ठा करता हूं। सोच कर देखिए, घास भी खानी पड़ जाती है। जिंदा रहने के लिए कुछ भी ज़रूरी है, पानी है, खाना है। इससे जिंदगी जी जा सकती है। आप अपने घर में सब कुछ होते हुए भी यही कहते हैं ना, मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है। अरे कैसी जिंदगी। मेरी जगह पर आकर देखिए, कितने लंबे समय से पत्तियां भी खाई हैं मैंने, घास भी खाई है। यहीं पर उगाता हूँ, इसी से काम चलाता हूँ। और कभी कभी यहाँ से बाहर निकलना पड़ता है, ये देखने के लिए कि कुछ बदला है या नहीं। जो जो घटा है मैंने वो लिखा है। मैं नहीं जानता कहाँ तक लोगों को इसकी जानकारी है, लेकिन जहाँ मैं कैद हूँ तब तक यहाँ से बाहर नहीं निकलूँगा जब तक कोई इंसान ये नहीं कहता सब कुछ खत्म हो चुका है।